अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मरगला इनक्लेव के हवाले से। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मरगला इनक्लेव का प्रॉपर काम स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। काफ़ी लोग कॉल्स करते हैं या मीटिंग्स करते हैं और वो कहते हैं जी हमें मरगला इनक्लेव का प्रॉपर काम करना है, तो उसके हवाले से आप कोई रहनुमाई करें या कोई हेल्प करें या कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं एक वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप इस वीडियो से हासिल कर सकें। और इसके अलावा अगर कोई भी आपका टेक्निकल क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। तो वीडियो में कोई 8-10 पॉइंट होंगे जो कि नए लोगों के लिए हैं। अगर सेलर परचेज़र भी ये वीडियो देखते हैं तो उनको भी इसमें रहनुमाई ज़रूर हासिल होगी। तो हमारी कोशिश होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है या जो एक्सपीरियंस हमारे पास है मरगला इनक्लेव के हवाले से कम वो एक्सपीरियंस आप लोग भी हासिल कर सकें और हमारी इन्फॉर्मेशन से आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें। बाकी बहरी इनक्लेव के हवाले से तो आप लोग जानते हैं कि हम 2012 से प्रॉपर बहरी इनक्लेव को डील कर रहे हैं। चूँकि मरगला इनक्लेव बहरी इनक्लेव के बिल्कुल पास है तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही आसान है इसको भी डील करना। और जितना भी हमने अभी तक काम किया है बड़े अच्छे तरीके से काम किया है और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया है और पूरी कोशिश की है कि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गहराई में जाके मरगला इनक्लेव को विज़िट किया जाए, देखा जाए, इसके मैप को अंडरस्टैंड किया जाए। और किसी भी पार्टी का क्वेश्चन होता है, वो सेलर है, परचेज़र है या डीलर है, तो उन तमाम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे मरगला इनक्लेव, इसकी लोकेशन के हवाले से, इसके मैप के हवाले से, साइज़ के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से और ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो क्या है, कितना टाइम लगता है और जो डीलर हजरात हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर नए लोग इस चैनल के ऊपर हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मरगला इनक्लेव के हवाले से इंशाल्लाह हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं और साथ बहरी इनक्लेव के हवाले से तो रेगुलर हम आपको अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज़ किया जाता है परचेज़र की तरफ से, डेफिनेटली जो बंदा आपकी मार्केटिंग को देख रहा है या आपके एड्स को देख रहा है और वो इस लोकेशन से वाकिफ़ नहीं है, तो सबसे पहले वो आपसे सवाल करेगा लोकेशन के हवाले से। तो आपने सिंपल सा उनको आंसर देना है। पार्क रोड से जैसे ही आप जिना एवेन्यू पुरी रोड पे आते हैं तो पार्क रोड से मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जैसे ही आप न्यू मल चौक क्रॉस करते हैं, जो रश एरिया आता है, आगे अटक का पेट्रोल पंप आता है, तो वहाँ से मरगला इनक्लेव की साइट स्टार्ट हो जाती है और लेफ़्ट साइड पे सारा एरिया मरगला इनक्लेव का है। फिर आप आगे आते जाएंगे तो राइट लेफ़्ट सारा एरिया मरगला इनक्लेव का है। तो ये एक ब्रीफ सा आप इंट्रोडक्शन उनको दे सकते हैं लोकेशन के हवाले से। और अगर पुराने लोग इस एरिया से वाकिफ़ हैं तो ये पूरी मॉडल विलेज के नाम से CDA ने इसको डेवलप करना था, लेकिन बाद में ये DHA और CDA के साथ ये JV प्रोजेक्ट बन गया और अब CDA और DHA का ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। और ये आप एक ब्रीफ सी डिटेल दे सकते हैं लोकेशन के हवाले से अगर आपसे कोई पूछता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मैं मुखातब हूँ डीलर हजरात से, जो हमारे दोस्त भाई काम करते हैं प्रॉपर्टी का, बहरी इनक्लेव का, तो वो प्रॉपर काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद का काम करते हैं या B17 का काम करते हैं या टॉप सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी या एयरपोर्ट साइड पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं या रावलपिंडी साइड पे हैं या आउट ऑफ सिटी हैं। तो जहाँ जहाँ से भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ से भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये सबके लिए इंफॉर्मेटिव है। तो इसके बाद लोकेशन का आपको पता चल गया, आपने क्लाइंट को बता दिया। इसके बाद आपने अपने तौर पर जो मैप है इसका, ये साथ मैंने अटैच किया है, इसकी प्रॉपर आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है और प्रॉपर इसको रीड आउट करना है, समझना है। 2-4 दिन आप इसको बार बार ओपन करें, देखें कौन से प्लॉट किस साइड पे आ रहे हैं, मी 1, मी 2, मी 3, मी 4, कौन सी साइट है, कौन सी लोकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है। और कोई भी क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करता है 5 मरला के हवाले से, ये किस सेक्टर में आता है, तो आपको फौरी पता होना चाहिए कि ये मी 1 में आता है।
और मी 4 में 5 मरले का साइज़ है। इस तरह से 10 मरले का अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आपने मी 1 का बताना है और मी 4 का बताना है। तो ये दो सब सेक्टर हैं जिसमें 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। फिर क्लाइंट समटाइम ये क्वेश्चन करता है कि इनमें से कौन सी लोकेशन अच्छी है, तो आप उनको ब्रीफ कर सकते हैं कि अगर आप पार्क रोड साइड से आते हैं और करीब लोकेशन पे रहना चाहते हैं तो मी 1 का एरिया ये करीब पड़ता है दरबार की बैक साइड, क्योंकि आप जब अटक का पेट्रोल पंप क्रॉस करेंगे आगे आएंगे बुहारी चौक आता है, तो वहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न लेना है। तो राइट साइड पे हाइट के ऊपर आपको दरबार नज़र आता है, तो इसकी बैक पे सारा मी 1 का एरिया है 10 मरला। तो पार्क रोड साइड से ये लोकेशन करीब पड़ती है। अगर आप थोड़ा आगे आते हैं मी 4 साइड की तरफ, या जो ट्रांसमिशन लाइन है प्रॉपर वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे आपको मरी हिल्स व्यू मिलते हैं। थोड़ी हाइटेड लोकेशन है, अच्छे प्लॉट्स हैं, और व्यू के हिसाब से अगर देखें तो मी 4 का एरिया काफ़ी बेहतर है। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। और 5 मरले का एरिया इस टाइम पे जो फॉर सेल चीज़ें आती हैं वो ज़्यादातर मी 1 में आती हैं, और मी 4 के अंदर बहुत कम अवेलेबिलिटी है प्लॉट्स की। और 10 मरला के जो प्लाट्स हैं वो मी 1 के अंदर और मी 4 के अंदर आपको मिलते हैं। ये बेसिकली एम से मरगला, ई से इनक्लेव, तो मैं इसको नॉर्मली ME की बजाय मी कह देता हूँ। जैसे बहरिया इनक्लेव है तो उसको BE कहते हैं, BE बहरिया इनक्लेव। तो मैं शॉर्ट वर्ड यूज़ करता हूँ मी, और मी को भी मैं समटाइम शॉर्ट कर देता हूँ M1, M2, M3, M4। लेकिन आपको मैप की अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये आपके लिए आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैप के हवाले से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सेक्टर मी 1, मी 2, मी 3, मी 4 और 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो आपको मिलेंगे ME2। जैसे ही आप बुखारी चौक क्रॉस करेंगे दरबार के बिल्कुल जो फ्रंट साइड का एरिया है ये बेसिकली ME2 है। और इसके आगे चले जाएं आप, इसी रोड पे जिना एवेन्यू पे आगे जाएं तो आगे जाके लेफ़्ट साइड पे ME3 का एरिया है, जिस साइड पे आपको बनी गाला के छोटे पहाड़ नज़र आते हैं, जिस साइड पे बनी गाला की हिल्स आपको नज़र आती हैं, तो बैक साइड पे बेसिकली ME3 है। और ये आपका तकरीबन टच कर जाता है जो पार्क व्यू सिटी का राउंड बोट है, उससे पहले लेफ़्ट साइड तक ये सारा ME3 का एरिया है। और फिर आगे राइट साइड की तरफ आप टर्न लेते हैं जहाँ पे इनका अभी साइट ऑफिस है, और ये ME4 के अंदर आता है। और इसके पीछे फिर 10 मरला और 5 मरले का एरिया है, जिसकी ये साथ मैंने कुछ क्लिप्स अटैच किए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो दूसरा एक क्वेश्चन होता है क्लाइंट का, जी हम साइट विज़िट करना चाहते हैं, तो साइट विज़िट के हवाले से आप उनको एग्जैक्ट कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आप उनको लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि बारिश का सीज़न है और डेवलपमेंट वर्क भी तकरीबन स्टॉप है, तो प्रॉपर अभी ऑन साइट आप उनको प्लाट के ऊपर नहीं लेके जा सकते। लेकिन मौसम अगर क्लियर हो, डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही हो और रास्ते क्लियर हो जाएं तो फिर आप ऑन साइट कुछ प्लाट्स के ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेन रोड से खड़े होकर आइडिया ले सकते हैं, जी इस साइड पे सेक्टर 1 आएगी, 2 आएगी या 3 आएगी, ये अपार्टमेंट्स हैं, ये रोड 4 है, ये रोड 2 है, ये देखें ट्रांसमिशन लाइन है, और इसके आगे ये देखें जी 5 मरले का एरिया इस साइड पे बनेगा। और 5 मरले का एरिया देखने के लिए आपने जो पुराना कुरी रोड है जो हेड स्टार्ट स्कूल की तरफ आता है, और प्रॉपर कुरी रोड जो बहरी एनक्लेव की तरफ भी आता है, इस रास्ते से आप जाएंगे जहाँ पे कुरी मॉडल विलेज प्रॉपर अपग्रेड हो रहा है, तो वहाँ पे ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आप जा सकते हैं 5 मरला साइड की तरफ और 10 मरला साइड की तरफ, जिस साइड पे छोटा सा ग्रेव यार्ड है और सर्टरी नंबर 61, 62, 60 और इस तरह से साउदर्न बाईपास, और आगे फिर 16, 17, 18 स्ट्रीट है, 24 स्ट्रीट है, रोड 2 है। इस साइड से अगर आप जाएंगे आपको लोकेशंस का आइडिया हो जाएगा। लेकिन विज़िट करवाने से पहले, लेकिन विज़िट से पहले पार्टी को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, मैप के हवाले से बताएं, लोकेशन के हवाले से बताएं, और पार्टी का बजट पूछें, प्लान पूछें कि आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट है क्या। तो उसके मुताबिक अगर उनका बजट है और पार्टी सीरियस है तो फिर उनको विज़िट करवाएं। अगर किसी पार्टी का बजट ही नहीं है और वो वैसे ही आपका टाइम वेस्ट कर रहा है तो उस पार्टी से आप अवॉइड करें तो बेहतर है। तो 3 नंबर पे अगर हम डिस्कस करें साइज़ के हवाले से, अगर हम बात करें तो 3 साइज़ आपको मिलते हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। प्राइसेस का मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। पहले प्लान डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको 4 प्लान मिलते हैं। एक प्लान आपको लमसम मिलता है फुल पेमेंट वाला, और एक प्लान 1 ईयर, सेकेंड 2 ईयर, थर्ड 3 ईयर, और ये 3 प्लान इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, और एक प्लान आपको मिलता है फुल पेमेंट के ऊपर। और लमसम की बात करें तो 5 मरले की प्राइस 1 करोड़ 20 लाख है, 10 मरला की प्राइस 2 करोड़ 20 लाख है,
और 1 कनाल की प्राइस 4 करोड़ 20 लाख है लम्प सम फुल पेमेंट के ऊपर। और प्लान आप चेंज कर सकते हैं और फ़िलहाल प्लान चेंज हो रहे हैं। मोस्टली डिमांडिंग प्लान इस टाइम पे 3 साल का है, और 3 साल की बात करें तो 5 मरला 1 करोड़ 40 लाख, 10 मरला 2 करोड़ 60 लाख और 1 कनाल 5 करोड़ की प्राइस में आपको प्लॉट यहाँ पे मिलता है अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान को फॉलो करते हैं। और सेकंड नंबर पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो 2 साल का प्लान है, और ये प्राइसेस का शेड्यूल मैंने साथ अटैच किया है, आप इसको प्रॉपर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। और प्रॉफिट की बात करें जल्दी से, 10 मरले के ऊपर जो प्रॉफिट अभी चल रहा है और रिसेंटली जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, 5 मरले का प्रॉफिट अभी जो रिसेंटली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तकरीबन 10 लाख से लेकर 12 लाख तक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और कुछ रेयरली प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो 13 लाख तक भी सेल आउट हुए हैं। तो नॉर्मली 10 लाख से लेकर 13 लाख या मैक्सिमम भी हुआ तो 14 लाख की रेंज है इस टाइम पे 10 मरला जनरल कैटेगरी का प्लॉट। और 10 मरला की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हैं, तकरीबन 10 लाख से लेकर 20 से 22 लाख तक प्रॉफिट की रेंज है, डिपेंड करता है प्लान, लोकेशन, और लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। अभी रिसेंटली जो दरबार है इसकी बैक साइड पर जो प्लॉट्स आ रहे हैं वो तकरीबन 10-12 लाख में कम से कम आ रहे हैं। इस तरह से जो एक आइडियल लोकेशन है, पार्क के करीब है, मिनी कमर्शियल के करीब है, यहाँ थोड़ी हाईटेक लोकेशन है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और बिल्कुल हाई राइज कमर्शियल करीब नहीं है, ग्रेवयार्ड करीब नहीं है, कोई नाला करीब नहीं है, कोई बैक कमर्शियल नहीं है, तो वो एक आइडियल लोकेशन का प्लॉट कहलाता है। और वो तकरीबन आपको कम से कम इस टाइम पे 18 से 20 लाख प्रॉफिट में जनरल कैटेगरी का प्लॉट मिलता है 10 मरले का। और अगर कोई कैटेगरी प्लॉट है लाइक 5 मरला कॉर्नर प्लॉट है तो उसका रेट कम से कम मेरे ख्याल में अगर कोई ऑप्शन आपको मिलता है 15 से 20 लाख के दरमियान में होगा। इस तरह से 10 मरले का अगर कोई कॉर्नर का प्लॉट आपको मिलता है इस टाइम पे जो कि अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है, 30 से 35 लाख में आपको मिलेगा। इस तरह से 1 कनाल का प्रॉफिट जनरल प्लॉट का इस टाइम पे कम से कम 20 लाख से लेकर 30 लाख के दरमियान में चल रहा है। और कॉर्नर का प्लॉट अवेलेबल नहीं है, अगर कोई कॉर्नर का प्लॉट आएगा तो कम से कम 50 से 60 लाख में भी आ सकता है, लेकिन अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। बाकी 1 कनाल का एक आइडियल लोकेशन का प्लॉट इस टाइम पे 25 से 30 लाख प्रॉफिट में सेल आउट हो रहा है, और अच्छे प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। इसके साथ अगर आपकी कोई डील हो जाती है तो आपने ओनर को कौन सी पेमेंट करनी है? डेफिनेटली डाउन पेमेंट ओनर पे कर चुका है इस टाइम पे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। तो 3 पेमेंट्स आप ओनर को देंगे, डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं जी हम एक्चुअल डाउन पेमेंट देंगे, जो टैक्स वगैरह है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से नहीं है, जो प्रॉफिट अभी मार्केट में है वो पेड अमाउंट के ऊपर है, नॉट एक्चुअल डाउन पेमेंट। और पेड अमाउंट वो होती है, एक तो 10 मरले की बात कर लेते हैं, 39 लाख एक्चुअल डाउन पेमेंट है, इसमें आप 3% टैक्स डालेंगे, 3% FED डालेंगे, तो ये टोटल आपका तकरीबन 42 लाख 28 हज़ार समथिंग बनता है। तो ये आपकी एक्चुअल पेड अमाउंट है और इसके ऊपर प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है कि 39 लाख के ऊपर प्रॉफिट होगा, तो जो एक्चुअल पेड अमाउंट है इसके ऊपर प्लस आपने प्रॉफिट देना है मालिक को, और प्लस जो इंस्टॉलमेंट पे की है वो इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो ये 3 अमाउंट्स आपने देनी है ओनर को। और बाकी जो नॉर्मल प्रोसीजर है ट्रांसफ़र का, सेलर अपना टैक्स पे करेगा, परचेज़र अपना टैक्स पे करेगा। और इसमें एक और चीज़ भी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे की है विदाउट टैक्स, और जब आप ट्रांसफ़र पे जाएंगे तो ये जो इंस्टॉलमेंट में टैक्स का डिफरेंस है ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और आपको कहा जा सकता है ड्यूज़ के साथ कि ये जो अमाउंट है ये पे करें। जो ड्यूज़ आएंगे तो वहाँ पे ये जो टैक्स का डिफरेंस होगा ये सेलर के खाते में आएगा, क्योंकि एज अ परचेज़र उसने डाउन पेमेंट पे की है, और वो अपना जो डिफरेंस है पहले क्लियर करेगा और फिर आगे वो प्लॉट को सेल आउट करेगा। अगर किसी ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा परचेज़र, और जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, पे ऑर्डर बनाएंगे, तो उसके साथ ही आपने टैक्स वो साथ इसमें इंक्लूड कर लेना है। अगर आप टैक्स इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर ट्रांसफ़र टाइम पे जो टैक्स का डिफरेंस निकलेगा वो आपको फिर वहाँ पे करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि ये मामला इंस्टॉलमेंट वाला टैक्स के साथ आप क्लियर करें, और उसके बाद ट्रांसफ़र टाइम पे सिंपल आप अपनी ट्रांसफ़र फीस दें, अपना टैक्स दें, और बाकी जो मामलात हैं वो क्लियर करें और ट्रांसफ़र करवा लें। अदरवाइज़ डिफरेंस आपको पे करके तो फिर आगे ट्रांसफ़र की तरफ जाना पड़ेगा।
फोर्थ नंबर पे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। काफ़ी लोगों को नहीं आइडिया, स्पेशली सेलर्स को भी नहीं पता होता, परचेजर्स को भी नहीं पता होता, और जो मार्केट में नए लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस का नहीं पता। तो ये आप माइंड में चीज़ फिक्स कर लें। जब भी आपने मरला एनक्लेव का काम स्टार्ट करना है तो 3 साइज़ हैं, 3 ट्रांसफ़र फ़ीसें हैं। 5 मरला की ट्रांसफ़र फ़ीस 76,000 है, और ये जो 76,000 है इसमें इंक्लूडिंग है डॉक्यूमेंट चार्जेस हैं, मेंबरशिप फ़ी है, मस्जिद फ़ंड है, ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और 10 मरला की ट्रांसफ़र फ़ीस 1,26,000 है, और 1 कनाल की ट्रांसफ़र फ़ीस 1,91,000 है। तो ये ट्रांसफ़र फ़ीसों का शेड्यूल मैंने ये साथ अटैच किया है। ये पुराना शेड्यूल है बेसिकली, इसमें ट्रांसफ़र फ़ीसें सेम है लेकिन टैक्स 30 जून से पहले वाला है। अब चूँकि आप लोग जानते हैं नए टैक्स अप्लाई हो चुके हैं, सेलर 4.5% टैक्स पे करेगा और परचेज़र 1.5% टैक्स पे करेगा। और टैक्स का फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अपना शेड्यूल सामने रखें। और जो भी डीलर डील कर रहा है किसी प्लॉट की, सबसे पहले वो इसका जो शेड्यूल है सेलर से वो व्हाट्सअप करवाए, और वहाँ से वो देखे एक्चुअल डाउन पेमेंट। जैसे 10 मरला है 39 लाख एक्चुअल डाउन पेमेंट है। इस तरह से इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है 18,41,000 समथिंग है। तो ये दोनों अमाउंट्स को आप ऐड करेंगे, इसका आपने 4.5% टैक्स निकाल के सेलर को बता देना है, और इसी का आपने 1.5% टैक्स 236 के आपने परचेज़र को बता देना है, और ये आपके टैक्सेस हो जाएंगे। और प्लस आपने जो परचेज़र है उसको आपने ट्रांसफ़र फीस बता देनी है, और प्लस आपने अपना 1% कमीशन बताना है। टोटल प्लॉट की प्राइस का कमीशन है, टोटल प्लॉट सेल प्राइस, नॉट अ पेड अमाउंट। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं जी हम पेड अमाउंट का कमीशन आपको देंगे, DHA उनसे बेशक 4 करोड़ मांग ले, 6 करोड़ मांग ले, ट्रांसफ़र फीस की मद में वो उनसे हो सकता है 2 लाख चार्ज कर ले, 5 लाख चार्ज कर ले, टैक्स की मद में गवर्नमेंट उनसे 10 लाख ले ले, उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब डीलर उनसे बात करे जी हमने 1% लेना है टोटल प्लॉट की प्राइस का, तो वहाँ पे उनको इश्यूज़ आ जाते हैं, वहाँ पे उनको मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, और वो आर्गूमेंट करते हैं, समटाइम बहस करते हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स को मैं तो छोड़ देता हूँ जो कम से कम डीलर का 1% कमीशन नहीं देते। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो लोग मेरे से बेशक कॉन्टैक्ट ना करें। अगर वो 1% पे कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह डील उनकी फेयर होगी और अच्छे तरीके से डील होगी, और जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह उनका बेहतरीन तरीके से होगा। और मैं डीलर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग 20-25 हज़ार के ऊपर डील कर लेते हैं वो थोड़ा सा ख्याल करें, और जो कमीशन है वो कम से कम 1% पूरा रखें टोटल प्लॉट प्राइस का। और समटाइम अच्छे हालात बन जाते हैं, अगर आपने कुछ नेगोशिएशन करनी है जहाँ पे 2,50,000 आपका कमीशन बन रहा है, वहाँ पे आप 2 लाख ले सकते हैं। लेकिन ये जो पेड अमाउंट का एक फ़लसफ़ा नया मार्केट में स्टार्ट हुआ है, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है, और आप लोगों ने इसको रिजेक्ट करना है, मिनिमाइज़ करना है, और कोशिश करें कि फुल अमाउंट के ऊपर जो प्लॉट की टोटल सेल प्राइस बनती है उसके ऊपर आप कमीशन चार्ज करें। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ सामने समटाइम आती है, कुछ लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे की हैं, कुछ लोगों ने पे नहीं की, और वहाँ पे कुछ इश्यूज बन जाते हैं, और परचेज़र कहता है जी मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूँगा, मैं मैक्सिमम बयाना कर देता हूँ, और सेलर अपने अकाउंट से इंस्टॉलमेंट पे कर दे। तो इस तरह के क्लाइंट आपको बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन अगर परचेज़र इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। जब आप एग्रीमेंट करेंगे तो उस पर आप मेंशन करेंगे कि ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर हमने पे कर दी है, और प्रॉपर उसकी एक्नॉलेजमेंट या उसकी रिसीविंग आप सेलर से भी ले सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये सेलर पे करेगा तो ऑथेंटिक चीज़ होगी, आप भी उसको पे कर सकते हैं। बात एक ही है, आपने अगर पे करनी है तो डेफिनेटली जानी DHA के पास ही है, और अगर आप डायरेक्टली पे कर देंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, और जो सेलर को बिला वजह एक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होनी है वो उससे बच जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस शर्त ये है कि सेलर अच्छा होना चाहिए, कमिटमेंट वाला होना चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए, और जो कमिटमेंट वो करे वो पूरी करें, और अच्छे माहौल में डील को क्लोज करें। और इसके बाद अगर बात करें हम ट्रांसफ़र टाइम कितना लगता है और इसका प्रोसीजर क्या है, तो ट्रांसफ़र टाइम नॉर्मली जब आपकी डील डन हो जाती है और बयाना वगैरह हो जाता है तो उसके बाद आपने ड्यूज़ अप्लाई करने हैं। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखें, जब आपने सेल एग्रीमेंट करना है या बयाने का एग्रीमेंट करना है और मालिक को आपने बुला लिया है,
तो 3 पेज मिलते हैं। ये मेरे पास अवेलेबल है, आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं या DHA के ऑफिस से भी आप ले सकते हैं। एक पेज होता है अथॉरिटी लेटर का, एक पेज होता है ड्यूज़ अप्लाई का और एक पेज होता है NDC के लिए। तो आपने ये तीनों पेज साइन करवा लेने हैं सेलर से। आप अथॉरिटी ले रहे हैं सेलर से कि आप उनके बिहाफ पे ये ड्यूज़ अप्लाई करेंगे, NDC अप्लाई करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी आप करेंगे DHA ऑफिस में। अदरवाइज़ सेलर को फिर बार बार जाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप अथॉरिटी लें। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखें, अथॉरिटी वो डीलर लेगा जो प्रॉपर DHA में रजिस्टर है, और अगर आप रजिस्टर नहीं हैं और आपने अपने नाम से अथॉरिटी ले ली है तो फिर आप इसको चेंज करवाएं, या आपने अगर अथॉरिटी ले ही ली है तो कम से कम आप आगे इसको सबमिट कर दें। आगे जो बंदा रजिस्टर है प्रॉपर वो आप उसको अथॉरिटी दे दें, तो फिर भी काम सम टाइम चल जाता है। लेकिन कोशिश करें कि जो बंदा DHA में रजिस्टर है वो अपने नाम से अथॉरिटी ले और आगे जो ड्यूज़ वगैरह अप्लाई करने हैं वो सारे ड्यूज़ अप्लाई करें। तो ड्यूज़ अप्लाई करने के बाद तकरीबन 3 से 4 दिन में आपके प्रॉपर ड्यूज़ निकल आते हैं और ड्यूज़ पे करें, टैक्स पे करें, टैक्स के चालान बनते हैं, वो आपका जो टैक्स कंसल्टेंट है वो बना सकता है। अगर आप खुद एफिशिएंट हैं और एक्टिव हैं, आप IRS को यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आप FBR की वेबसाइट पर जाके या IRS को ओपन करके प्रॉपर अगर आप चालान PSID बना सकते हैं तो आप PSID जनरेट करें, ऑनलाइन चालान पे कर सकते हैं या आप कैश मंगवा लें। और साथ ही जो फेज़ 1 DHA का हेड ऑफिस है फेज़ 1 में, साथ ही अस्करी बैंक है, वहाँ पे आप टैक्स पे करें और ट्रांसफ़र फ़ीस पे कर दें। और टैक्स पे करने के बाद आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद CPR निकलता है प्रॉपर, और CPR इस बात की कन्फर्मेशन होती है कि FBR में आपकी अमाउंट जा चुकी है और वो आपको एक रिसीप्ट दे रहा है। तो वो रिसीप्ट आपने प्रॉपर साथ अटैच करनी है। NDC अप्लाई करते हुए सबसे पहले ड्यूज़ अप्लाई होंगे, ड्यूज़ निकल आएंगे, उसमें ट्रांसफ़र फ़ीस होगी, प्लॉट की कैटेगरी कॉर्नर है, नॉन कॉर्नर है, वो आ जाएगी। अगर कोई ड्यूज़ उसमें बाकी रिमेनिंग है लाइक टैक्स है या इंस्टॉलमेंट है तो वो उसके ऊपर आ जाएंगे। और वो ड्यूज़ क्लियर करने के बाद आपने एक नया पेज जो NDC का होता है उसके साथ ये सारे चालान वगैरह लगाने हैं और ट्रांसफ़र का जो सेट अंदर से बनता है वो साथ अटैच करें और NDC अप्लाई कर दें। तकरीबन सेम डे या नेक्स्ट डे में आपको NDC मिल जाती है। और NDC जब मिल जाती है तो फिर आपके पास टाइम है कि आप लीगल डिपार्टमेंट में जाएं, हेड ऑफिस से निकलें, साथ ही अस्करी बैंक क्रॉस करें, लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग है लीगल डिपार्टमेंट की, उसमें आगे जाएं तो वहाँ पे जाके आपको टाइम मिलेगा ट्रांसफ़र का। नॉर्मली अगर आपका केस अर्जेंट नहीं है तो आपको नेक्स्ट डे का ट्रांसफ़र का टाइम मिलता है, और अगर कोई एमरजेंसी है या मजबूरी है तो ट्रांसफ़र का टाइम आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र का टाइम आपने तब लेना है जब आप सेलर से और परचेज़र से राब्ते में हैं और उनकी अवेलेबिलिटी चेक करके, अगर कोई ओवरसीज़ है तो उनकी अवेलेबिलिटी चेक करके आपने फिर लीगल डिपार्टमेंट में जाना है और टाइम लेना है, और नेक्स्ट डे का आपको इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा। और उस टाइम फिर आगे आपने जो सारे मामलात हैं वो आपने करने हैं। और जब ट्रांसफ़र का टाइम आपको मिल जाता है नेक्स्ट डे का, मींस नेक्स्ट डे का आपको ट्रांसफ़र का टाइम मिल जाता है, तो आपने दोनों पार्टीज़ को रिमाइंड करवा देना है कि अपना ओरिजिनल NIC और सेलर अपना जो प्लॉट का एलोकेशन लेटर है वो मस्ट लेके आएगा। अगर एलोकेशन लेटर आपके पास नहीं होगा तो आपका प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं होगा। और इस तरह से जो परचेज़र है उसको आपने रिमाइंड करवाना है कि 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्स लानी है, ओरिजिनल CNIC लाना है, और बाकी जो पेमेंट्स करनी है, पे ऑर्डर है या कैश है, वटेवर जो भी है, वो पेमेंट साथ लेके आनी है। और डीलर का काम है कि वो सेल एग्रीमेंट की भी तैयारी करे, और एक दिन पहले जो मेन ड्राफ्ट है सेल एग्रीमेंट का वो बना ले। उसमें जो पेमेंट की डिटेल्स हैं या मोड ऑफ पेमेंट है लाइक पे ऑर्डर है, कैश है, और वो सारी उसमें मेंशन करें, ताकि ये सेल एग्रीमेंट आपको ट्रांसफ़र टाइम पे दोनों पार्टीज़ को देना है। और अगर आप एग्रीमेंट पहले नहीं बना सकते तो ट्रांसफ़र के बाद आप चले जाएं, ट्रांसफ़र करवा के दोनों पार्टीज़ को साथ ले जाएं, चूँकि आजकल प्रॉपर बायोमेट्रिक होती है और उसके बाद आपको स्टाम्प पेपर मिलता है, इसलिए सेलर का या परचेज़र का साथ होना ज़रूरी है। और ट्रांसफ़र टाइम पे चूँकि दोनों पार्टीज़ आपके साथ होती हैं तो साथ ही आगे फेज़ 7 में चले जाएँ, ब्रिज क्रॉस करके, तो वहाँ पे कोई ना कोई स्टाम्प वाला आपको मिल जाएगा। अगर आप एक दिन पहले सेलर को या परचेज़र को आप हायर कर सकते हैं, अपने साथ ला सकते हैं, तो एक दिन पहले भी आप एग्रीमेंट बना सकते हैं
और पेमेंट डेफिनेटली एक दिन पहले ही बनती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि पेमेंट नेक्स्ट डे भी बनती है। लेकिन अगर कोई पे ऑर्डर नेक्स्ट डे बन रहा है तो आप एक लाइन उसमें से खाली छोड़ लें और वो हैंड से भी आप वहाँ पे लिख लें, लेकिन कोशिश करें कि आपका जो एग्रीमेंट है वो प्रॉपर कटिंग के बगैर हो, हैंड रिटन के बगैर हो, और प्रॉपर तरीके से एक सेल एग्रीमेंट आपके पास हो। और ये सेल एग्रीमेंट आप हैंड ओवर करेंगे परचेज़र को आफ्टर पेमेंट, और सेलर अपनी पेमेंट रिसीव कर लेगा और परचेज़र पेमेंट दे देगा। तो ये पेमेंट्स रिसीव करने के बाद सेलर अपने एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देगा और ये एग्रीमेंट वैलिड होगा दोनों पार्टीज़ के लिए। कल को टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो ये आपको काम देगा। कोशिश करें ट्रांसफ़र वाले दिन कम से कम 30 मिनट पहले डीलर पहुंच जाए। जिसने ट्रांसफ़र करवाना है या डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो 30 मिनट पहले हेड ऑफिस पहुंचे। और इसके अलावा जो सेलर हैं और परचेज़र हैं, डीलर को चाहिए कि दोनों को बाउंड करे और उनको एग्जैक्ट टाइम बताए, और सेलर और परचेज़र कोशिश करें कि इन टाइम हेड ऑफिस पहुंचें। और सबसे पहले एक इनिशियल सिग्नेचर होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है स्टार्टिंग में साइन होते हैं दोनों पार्टीज़ के, और उसके बाद फाइल जाती है अंदर बायोमेट्रिक के लिए। दोनों पार्टीज़ को पहले बुलाने का मकसद और साइन करने का मकसद ये है कि DHA मेक श्योर करता है कि दोनों पार्टीज़ आ चुकी हैं। ऐसा नहीं है जैसे बहरिया में समटाइम होता है, एक पार्टी पहुंच गई है और लोग फाइल लगा देते हैं और एक पार्टी पता लगता है भी 1 घंटे के फासले के ऊपर है। तो DHA ये अच्छा काम करता है कि दोनों पार्टीज़ के पहले साइन चेक कर लेते हैं अंदर कि साइन हो गए हैं, दोनों पार्टीज़ आ गई हैं, तो वो फिर आगे बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई किया जाता है। तो तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो बुला लेते हैं बायोमेट्रिक के लिए सेलर को परचेज़र को 1 बाय 1। उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट बाद आपको फिर ट्रांसफ़र के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि बायोमेट्रिक के बाद आपका चलान पे होता है बैंक में, साथ ही बैंक है, और वो चलान पे होने के बाद फिर आपको आगे जो ट्रांसफ़र वाला काउंटर है, एक छोटे से ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पे प्रॉपर आपका टोकन नंबर लगा होता है। तो वहाँ पे प्रॉपर आपकी पहले फ़ाइल तैयार होती है और 15-20 मिनट बाद आपको फिर वहाँ बुलाया जाता है। अगर रश नहीं है, अगर रश है तो समटाइम आपको 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो वहाँ पे ट्रांसफ़र टाइम पे तकरीबन मैक्सिमम 10 से 15 मिनट आपके लगते हैं। आपकी पिक्चर बनती है, एक पटवारियों वाला बड़ा सा रजिस्टर होता है, उसके ऊपर आपकी वो पेंसिल उठाते हैं और कहते हैं कैमरे की तरफ देख लें, तो वहाँ पे आपकी एक पिक्चर बन जाती है और साइन अंगूठा हो जाता है, और जो परचेज़र है उसको प्रॉपर ट्रांसफ़र स्लिप मिल जाती है और उसके ऊपर सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं, और जो सेलर है फ्री हो जाता है और उसके बाद परचेज़र भी वहाँ से फ्री हो जाता है। फिर बाहर आप अपने डीलर के साथ बैठ जाते हैं 10 मिनट, पेमेंट्स का जो लेन देन है, हिसाब किताब है, वो सारा कर लेते हैं। और उसके बाद एक कॉपी सेट की जो ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट किए थे, एक कॉपी परचेज़र को मिलती है जो ओरिजिनल स्टैंप वाली होती है, और एक कॉपी मिलती है सेलर को। ये दोनों पार्टीज़ अपने रिकॉर्ड में ये डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, इसमें एग्रीमेंट्स होते हैं, और जो टैक्स वगैरह आपने पे किया है उसकी कॉपीज़ होती हैं, ट्रांसफ़र फीस की कॉपी होगी, तो ये सारा रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। और इसके बाद आपकी जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो जाती है। और ये एक मैंने आपको कोशिश की है कि नए लोगों के लिए एक ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। हालांकि वीडियो तकरीबन कोई 25-30 मिनट की हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि फ़िलहाल आपको ब्रीफली थोड़ा सा मैं गाइड कर सकूं। और ये एक तरीक़ेकार है, अगर नए लोग मरगला इनक्लेव का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लें, सुन लें, और यही चीज़ें आपको 99% फॉलो करनी है। और इसके अलावा जब साइट ऑफिस यहाँ मरगला इनक्लेव में आ जाएगा तो बहर इनक्लेव के डीलर्स के लिए या इस्लामाबाद के डीलर्स के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ DHA फ़ेज़ 1 में जाना फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम टेकिंग है। बाकी ट्रांसफ़र के लिए चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, और बस ये है कि आपके अंदर विल होनी चाहिए काम करने की, और कोशिश करें अच्छे तरीके से डील मैच्योर करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से डील्स करें। और सेलर और परचेज़र से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डीलर जब आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और सही चीज़ बता रहा है तो आपकी उसकी बात को ऑनर करें। और अगर आपको कमीशन 1% पूरा देना पड़ता है तो उसमें ज़्यादा आर्गूमेंट ना करें। अगर आप 1% पूरा कमीशन नहीं देंगे तो डीलर्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, वो अपनी मजदूरी निकाल लेते हैं। तो इसलिए अगर कोई सच्ची बात आपको बता रहा है, सही बात बता रहा है, तो उस बात को ज़रूर कंसीडर करें। और DHA को आप करोड़ों रुपया दे रहे हैं, ट्रांसफ़र फीसें दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, अगर डीलर आपके सामने अगर सच्ची बात कर रहा है, आपकी डील फेयर करवा रहा है,
और आपसे 1% कमीशन की बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको उसकी बात को कंसीडर करना चाहिए और खुशी के साथ आपको 1% देना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म आपका डीलर के साथ एक रिलेशन रहे। अगर आपने बिज़नेस करना है, अगर आप वन टाइम आए हैं और फॉर एवर आपने प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी, तो फिर आप डीलर के साथ चलाकियाँ कर सकते हैं और डीलर के साथ जो भी आप मामला करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वन टाइम ट्रांजैक्शन है। वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और रोटेशन करते रहते हैं, या उनके रिलेटिव्स हैं, या और उनको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है रियल एस्टेट एजेंट की, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ताल्लुक़ उनको बनाना चाहिए डीलर के साथ। तो बाकी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे मरगला एनक्लेव के हवाले से। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।